हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गोल्ड नंबर वन क्लासेस पर। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। और एसएससी के मोस्टली जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हुआ है, एक ना एक क्वेश्चन पॉलिटी से हर बार पूछा ही जाता है। तो हम आपको इस बारे में बताएंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद क्या होते हैं। सबसे पहले आपको संविधान के बारे में जानना होगा। यदि आप कम्पिटिटिव की तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, नहीं तो हम इसकी डिटेल्ड वीडियो भी डाल देंगे यदि आपका कमेंट और रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको डिटेल्ड में भी बता देंगे। तो आज हम बात करेंगे कि भारत भारत का जो संविधान है उसमें क्या है कि ये तो है नहीं कि पूरा कि एक प्रस्ताव की तरह या ऐसे की तरह टाइप कर दिया। उसमें कुछ भाग बनाए गए हैं, उन भागों में अनुच्छेद डाले गए हैं कि एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है। कितनी हैं, सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि संविधान में क्या क्या है। तो उसमें है, पहले थे 22 भाग थे, अब कितने हो चुके हैं, 25 भाग हो चुके हैं। ये भाग बढ़े हैं, वो संशोधन के द्वारा बढ़ते हैं। और संशोधन कब होता है, जब संसद में बिल पास किया जाता है और उस पर जब राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, राष्ट्रपति उसको कन्फर्म कर देता है, तब जाके वो संशोधन कंप्लीट होता है। ठीक है। फिर अनुच्छेद कितने थे, पहले 395 अनुच्छेद थे, अब 484 हैं। ठीक है। पहले थे अनुसूची 8 थी, अब कितनी हो चुकी हैं, 12 अनुसूची हो चुकी हैं। वर्तमान में और पहले के दोनों से क्वेश्चन बनता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि पहले मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो क्या बताओगे आप, 8 अनुसूचियाँ थी। यदि ये पूछ ले कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो कितनी बताओगे, 12 बताओगे। पहले अनुच्छेद पूछ ले तो कितने बताओगे, 395। अब पूछ ले तो कितने बताओगे, 484। ठीक है। भाग पहले के पूछ ले कि भाग कितने थे पहले, तो वो 22 थे। वर्तमान में कितने हैं, वो 25 हैं। इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है। फिर हम बात करें बाघ की, तो क्या है, बाघों में अलग अलग तरह से बताया गया है कि पहले बाघ में क्या है, दूसरे में क्या है। तो आज हम अनुच्छेद के बारे में बात कर रहे हैं। बाघ की वीडियो आप बोलेंगे तो मैं दोबारा क्लास लेके आपको स्पेशल बाघ के बारे में बता सकता हूँ कि भाई पहले बाघ में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। पूरे सिस्टम से 25 के 25 जो इम्पोर्टेंट हैं उनमें से वो मैं बता सकता हूँ आपको। आप नीचे कमेंट में पूछ लेना आप, या कमेंट करके बता सकते हो हमें कि भाई और इसकी डिटेल्ड वीडियो डालो। तो आपका अच्छा रिस्पॉन्स हुआ तो हम और भी डाल देंगे। फिर भाग एक में क्या है, भाग एक में कि में एक से अनुच्छेद बताया गया है कि एक पहले अनुच्छेद में क्या है। अनुच्छेद पहले में क्या है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी इंडिया अर्थात भारत, ये लिखा हुआ है हमारे संविधान में। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। कितने यूटी हैं, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, और राज्य कितने हैं, वो हैं 28। ठीक है। यानी सीधे सीधे आप जान सकते हो कि भारत के बारे में बताया गया कि भारत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 2। दो में क्या है, दो में क्या बताया गया है कि भारत में जो नवीन राज्य होंगे ना, यानी जो नए राज्य ऐड करने होंगे, जैसे सिक्किम ऐड किया था बाद में, गोवा ऐड किया बाद में, तो जो राज्यों का संघ, जो राज्य नए ऐड करने या कोई भी क्षेत्र, नए क्षेत्र का प्रवेश भारत में किया जा रहा है, ठीक है, उस बारे में है कि भाई कोई भी राज्य है उसको ऐड करना या कोई भी नया राज्य बनाना। जैसे कोई भी दो राज्यों के बीच एक बड़ा राज्य है, उसके अंदर डिस्प्यूट चल जाए, तो वो डिस्प्यूट किस आधार पे उनको स्टेट, नए स्टेट बनाए जाएं, एक राज्य से दो दो राज्य कैसे बनाए जाएं, वो सारा प्रावधान कहाँ है, अनुच्छेद 2 के तहत होता है। ठीक है। फिर है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या है कि नया राज्य नाम बदलने, सीमा परिवर्तन, यानी कोई नया राज्य बनाएंगे। 2 में तो था ऐड करना कोई बाहरी क्षेत्र, यानी कोई भारत का एरिया है, उससे बाहर का कोई देश है, उस देश शामिल होना चाहता है, उसका कोई एरिया है वो शामिल करना है, वो तो आता है अनुच्छेद 2 के तहत। और देश के अंदर ही
कोई नया स्टेट बनाना हो, नया राज्य बनाना हो, तो उसका नाम बदलना हो, या कोई उसकी सीमा में यानी बॉर्डर है वो सीमा बड़ी छोटी करनी हो, तो वो सभी किस में आते हैं? अनुच्छेद 3 में आते हैं। किस में आते हैं? अनुच्छेद 3 में आएंगे वे सभी जानकारियाँ। तो इस प्रकार से ये थी आपकी। फिर क्या है कि आपने थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जानकारी ये है इस बारे में, जैसे जैसे क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग जो अधिनियम लागू किया गया था वो कब किया गया था? 1956 में। वो अनुच्छेद 3 के तहत क्या था कि भाई कोई भी जो स्टेट है उसका नाम बदलना, उसकी सीमा में चेंज करना, या कोई नया राज्य बनाना। तो जब नए राज्य बनाने का अधिनियम आया 1953 में, जो पहला राज्य बना था वो था जो फजल अली आयोग के तहत बनाया गया था। उस समय कौन सा आयोग था? फजल अली आयोग था, जो 1953 में जो स्टेट बनाया गया था। ठीक है। फिर इस तरह से, और शुरुआत में पूछ ले आपसे, तो जनरल क्वेश्चन भी पूछ ले आपसे कि भाई शुरुआत में हमारे देश में कितने, जो जब देश आज़ाद हुआ तब कितने राज्य थे? तो क्या बताओगे आप? जब 14 राज्य थे। कितने थे? 14 स्टेट थे इंडिया में जब देश आज़ाद हुआ। और अब कितने हैं? अब हैं 28। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? वो हैं 8। इस टाइप से आप याद रख सकते हो। मैं आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद करवा रहा हूँ, तो महत्वपूर्ण का मतलब ये है कि आपको ऐसी जानकारी दी जाए जो कि जल्दी जल्दी आप उसका क्विक रिवीजन कर पाओ और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। करवाने को तो पूरी डिटेल है मैम, मैं पूरी तरह से भी करवा सकता हूँ। भाग 2 है, उसमें नागरिकता का प्रावधान है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं आपको उसमें से अलग कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही आपको मैं करवा रहा हूँ। तो क्या है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं मौलिक अधिकार से या नीति निर्देशक तत्वों से। तो जो भाग 3 में है, वो भाग 3 में क्या कौन से हैं? मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार होते क्या हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी देश द्वारा या किसी राज्य द्वारा अपने जो नागरिकों को गारंटी के तौर पर दिए जाते हैं कि भाई आपकी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, उस बारे में कि आप अच्छे से अपनी आज़ादी को, जैसे बोलने की स्वतंत्रता होगी, घूमने की होगी, निवास करने की होगी, इस टाइप से। तो वो सभी जो प्रावधान किए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में हैं। और भाग 3 में कौन से, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है इसमें? तो 12 से 35 तक अनुच्छेद हैं। फिर इसमें भी क्या है, सब पार्ट बनते हैं। सब पार्ट कैसे? जैसे क्या है कि समानता का अधिकार दे दिया। अब समानता ये तो है नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ में समानता दी गई हो, तो उसमें भी अलग अलग हैं। तो उसमें क्या है, 14 अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक क्या है, आपको समानता के बारे में बताया गया है कि भाई समानता कैसे कैसे और किस किस रूप में दी गई है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है कि कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में ये बताया गया है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के रूप में सभी समान हैं, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, सभी क्या हैं? समान हैं। कोई भी अमीर गरीब किसी को कोई वो नहीं है कि सभी समान है। चाहे वो अमीर आदमी है उसके लिए भी सेम प्रावधान है, गरीब है उसके लिए भी सेम प्रावधान है। कुछ इसके एक्सेप्शनल हैं, वो मैं आपको डिटेल्ड वीडियो में जब आप बोलोगे करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसके एक्सेप्शनल ऐसे हो गया, जैसे राष्ट्रपति का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, उनको अलग सुविधाएं दी गई हैं। उन पदों के लिए अलग प्रावधान है। राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, राज्यपाल के लिए, उन पदों के लिए अलग प्रावधान है। और बाकी सबके लिए कानून के समक्ष समानता है, यानी सबके लिए कानून समान है और बराबर है। फिर अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध है। यानी धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर या लिंग, जन्म के आधार पर, जैसे धर्म है कोई भी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सभी धर्म क्या है? समान है। नस्ल में कोई भी काला है, भूरा है, कैसी भी हो, वो सभी क्या है? बराबर हैं। ठीक है। जाति है, कोई छोटी जाति से हो चाहे बड़ी जाति से हो, सभी क्या हैं? समान है, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ना लिंग के आधार पर, चाहे वो महिला है या पुरुष है, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। कानून के लिए सभी क्या हैं? समान हैं। ठीक है। या जन्म के आधार पर, अब जन्म के आधार पर कैसे कि किसी ने कहाँ जन्म लिया, ठीक है, किसी ने नीची जाति में या बड़ी ऊंची जाति में
या कहीं पे भी एरिया के हिसाब से, तो वो भी कोई भेदभाव नहीं होगा। कहाँ पे? हमारे संविधान के अनुसार। ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय इस तरह की ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती थी, क्योंकि नीची जाति को पानी नहीं पिलाते थे, जन्म के आधार पर भेदभाव था, धर्म के आधार पर भेदभाव था। तो इस प्रकार की सभी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया? इस तरह के प्रावधान किए गए और मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। फिर अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या है? नौकरी के अवसरों में समानता। देखो, जो मैंने अभी करवाए हैं ना, इनमें भी सभी में एक्सेप्शनल हैं, यानी इनके सब पार्ट भी हैं। यानी जैसे अनुच्छेद 15 है, इसका अनुच्छेद 15(3) भी है, 14 है, उसका भी पार्ट है। तो सभी के अलग अलग हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक्सेप्शनल यानी विवाद है, अपवाद है इनका। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको वही बता रहा हूँ अभी। और इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको जानकारी होनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो अनुच्छेद 16 में क्या है? नौकरी के अवसरों में समानता, यानी सभी को नौकरी के अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है। हर किसी को अपनी नौकरी पाने की, यदि कोई भी नौकरी के काबिल है, वो मतलब जैसे अभी फॉर्म फिल करते हैं सभी, उस टाइप से कर सकते हैं। इसका एक्सेप्शनल ये है कि भाई अनुसूचित जाति और जनजाति के पदों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये किस में है? अनुच्छेद 16 के पार्ट 4 में है। ठीक है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का, उस बारे में। तो छुआछूत का भी अंत किस में कर दिया गया? अनुच्छेद 17 में कर दिया गया है। फिर अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत कैसे? जैसे क्या हुआ, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय क्या थी? उपाधि दी गई थी कि कोई जमींदार था, महावत था, राजा थे, मंत्री थे, उनके पद थे, मंत्री पद थे उनके। ठीक है। इस टाइप से अपनी अपनी उपाधि धारण किए हुए थे सभी। छोटी छोटी रियासत थी, 550 प्लस रियासतें थी, तो उन सभी को इकट्ठा किया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो क्या है, सभी रियासत इकट्ठा हुई तो सभी अपने अपने राज्य थे, 550 प्लस राजा हो गए देश के, तो ऐसे कैसे संभलेगा? तो इसलिए उनकी क्या गया? सभी उपाधियों को अंत कर दिया गया। और सिर्फ किसको छोड़ा गया? चिकित्सा और रक्षा को छोड़ के। यानी रक्षा मंत्रालय में आपने देखा हुआ कि जनरल के, कर्नल के, मेजर के, इन सभी के नाम के आगे आपको ये लिखा मिलेगा कि ये मेजर है, ये जनरल था, ये कर्नल था, ये सूबेदार था, ये हवलदार है, इस टाइप से। फिर एक चिकित्सा क्षेत्र है। चिकित्सा क्षेत्र में जैसे डॉक्टर हो गया, नर्सिज हैं, तो उनके नेम के आगे भी डॉक्टर है। तो उनकी उपाधि नहीं, उनकी उपाधियों को छोड़कर बाकी सभी की उपाधि क्या कर दी गई? खत्म कर दी गई। ठीक है। तो इस टाइप से था ये। तो ऐसे आप इनको एक बार मौलिक अधिकार को डिटेल में एक बार देखोगे, एक बार ये आप अपनी कॉपी में लिखोगे, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और इम्पोर्टेंट है ये मौलिक अधिकार, तो हर पेपर में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये, यहाँ से मौलिक अधिकार से। तो ये कंप्लीट ज़रूर देखना आप पूरी वीडियो देखोगे ना आप, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, रियल में चीज़ क्या है और क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज़ को, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? पहले मैंने कौन सा बताया था? समानता का अधिकार। कब, कहाँ से कहाँ तक था वो? 14 से 18 तक। कौन सा था? समानता का अधिकार। यानी जितने भी समानता के अधिकार, यानी सम्मान के बारे में पूछे जाए ना, सभी इक्वालिटी के बारे में, बराबर के बारे में, तो आप सीधा भी आइडिया लगा सकते हो कि 14 से 18 के बीच में मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट स्वतंत्रता का अधिकार है, वो कहाँ पे मिलेगा? 19 से 22 के बीच में। कहाँ में मिलेगा? 19 से 22 के बीच में। तो 19 में कौन से हैं? तो ये 19 के सब पार्ट हैं। 19A, 19B, 19C, 19D, 19E और 19G है। ये जी है लास्ट में। ठीक है। तो क्या है कि 19A में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है। क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। 19B में क्या है? शांतिपूर्ण बिना हथियार इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। देखो, बोलने की स्वतंत्रता, जैसे हम हैं, बाजार जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं और कर रहे हैं,
तो क्या है, अभिव्यक्ति को बोलने की आज़ादी है कि कोई भी व्यक्ति अपना मन के विचार रख सकता है या कुछ भी अपने विचार रखने की आज़ादी रखता है या बोलने की स्वतंत्रता रखता है। 19 बी में क्या प्रावधान है कि शांतिपूर्ण बिना हथियार आप इकट्ठा हो सकते हो। कोई भी संगठन है, आप इकट्ठा हुए हो, जैसे कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज के प्रोग्राम हो गए, इकट्ठा हो गए, तो वो किसके तहत आपको स्वतंत्रता मिली हुई है? वो अनुच्छेद 19 बी के तहत स्वतंत्रता मिली हुई है। फिर 19 सी में क्या है? सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता। अब जैसे क्या हो गया, छोटी छोटी सभाएं होती हैं या बड़ी सभा लगा लो, तो जो भी सभा होगी या समूह बनेंगे वो क्या है, किसके तहत बनेंगे? 19 सी के तहत आपको स्वतंत्रता दी गई है। फिर 19 डी में क्या कहता है कि 19 डी में आपको घूमने की स्वतंत्रता है कि आप कहीं भी आ जा सकते हो, घूम फिर सकते हो। ठीक है, किसके तहत? 19 डी के तहत। ये आपका मौलिक अधिकार है, आपकी स्वतंत्रता है कि आप कहीं भी घूम सकते हो। ठीक है। फिर घर वालों की परमिशन के अनुसार, ये नहीं कि बैग उठाए और चल दिए, हमारा अधिकार है और हम निकले, हम तो घूम के आएंगे, हमारा अधिकार है, हमें कोई नहीं रोक सकता, ऐसा नहीं है। अपने घर वालों की परमिशन भी होनी ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है 19 ई, निवास की स्वतंत्रता। आप कहीं भी निवास कर सकते हो। ठीक है, निवास ये जैसे कि आप व्यापार कर रहे हो कहीं पे, व्यापार है 19 जी में, व्यापार और आजीविका का अधिकार है। निवास का ये है कि जैसे आप कहीं पे व्यापार कर रहे हो, आपको तो आपका व्यापार चल रहा है किसी दूसरे स्टेट में, तो आप वहाँ पे रह भी सकते हो। ठीक है, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता आपको कि भारत देश में भारत का जितना क्षेत्रफल है आप वहाँ पे रह सकते हो। ठीक है, 19 जी में क्या है कि व्यापार और आजीविका का अधिकार है कि आप किसी भी भारत का जितना क्षेत्र है उसके अंदर कहीं भी जाके आप व्यापार कर सकते हो या अपनी नौकरी या आजीविका का कोई भी साधन है वो पूर्ण कर सकते हो। अपनी आजीविका के लिए कोई भी आप काम करना चाहते हो तो वो भारत की जो सीमा क्षेत्र है उसके अंदर रह के आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, व्यापार। ठीक है, 2 नंबर काम नहीं, व्यापार। फिर अनुच्छेद 20 में क्या है कि अपराध दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अपराध दोषसिद्धि संबंध क्या है कि जैसे क्या है, जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता ना तब तक आप अपना संरक्षण है वो रख सकते हो। ठीक है, अनुच्छेद किसके तहत है? अनुच्छेद 20 के तहत। 20 के कुछ सब पार्ट भी हैं, जैसे 20(1) है, 20(2) है, 20(3) है। तो उनमें क्या है कि 20(1) में क्या है, कार्योत्तर विधि पर संरक्षण है कि भाई जो कार्य कर रहे हैं उसके जो कार्योत्तर विधि है यानी कानून के अकॉर्डिंग जो काम चल रहा है संविधान के अकॉर्डिंग, उसमें संरक्षण ले सकते हो आप। दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता अनुच्छेद 20(2) के तहत। ठीक है, इस टाइप से आप एक याद रख पाओगे और इनको एक एक बार दोहराओगे तो आपको ये 6-7 हैं जितने भी हैं, ये जो स्वतंत्रता के हैं 19 से लेकर 22 तक आप एक बार इनको दोहराओगे। 19 के जो भी सब पार्ट हैं, बोलने की स्वतंत्रता, शांति, पूर्ण हथियार, बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है, सभा व समूह बना सकते हो आप, घूमने की है, निवास स्थान की है, व्यापार की है। तो ये आप 1-2 बार रिपीट करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे और साथ साथ अपने आप खुद के नोट्स बना लोगे तो उससे बेहतर कुछ है भी नहीं। एक बार आप नोट्स में देखोगे पूरी क्लास आपको रिमाइंड हो जाएगी। फिर है अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी आप अपने प्राणों की रक्षा या उसके अपनी खुद की स्वतंत्रता है अपने प्राणों के प्रति। इसमें क्या है, एक नया ऐड किया गया था, कौन सा? 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। ठीक है, उसके तहत क्या जोड़ा गया था? 21(a) में ही शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। ये आप लिख सकते हो, कौन सा? अनुच्छेद 21(a), शिक्षा का अधिकार। कई बार एग्जाम में पूछता है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है, तो आप क्या बताओगे? अनुच्छेद 21(a) के तहत है। ठीक है, कब जोड़ा गया? वो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत वो जोड़ा गया था। इसके तहत क्या था कि बच्चों के लिए फ्री शिक्षा या अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। कौन से बच्चों के लिए? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा का प्रावधान किया गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत था ये? 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन। 21(a) में शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, इस टाइप से आप याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है अपना अनुच्छेद 22।
22 में क्या है, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। यदि आप क्या है कि भाई गिरफ्तारी है, उसमें क्या है आपको उसका में भी संरक्षण दिया गया है कि आपकी गिरफ्तारी होगी तो आप उसमें बेल के प्रावधान हैं और हैं, तो वो धाराएँ पुलिस एक्ट के तहत आती हैं। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है इसी का थर्ड पार्ट क्या है, भाग 3 में ही थर्ड पार्ट क्या है नेक्स्ट। 19 से 22 मैंने क्या बताया था आपको, स्वतंत्रता का। 14 से 18 क्या बताया आपको, समानता का। जो नेक्स्ट आता है वो क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, यानी शोषण, जब आपका शोषण हो रहा हो तो आपके कौन से अधिकार हैं जो आपको पता होना चाहिए, किसमें, संविधान के अकॉर्डिंग। तो अनुच्छेद 23 में क्या है कि मानव व्यापार व बाल श्रम पर निषेध है, यानी मानव तस्करी नहीं हो सकती। ठीक है, आप किसी भी, कई बार देखा हुआ आपने, कई न्यूज़ भी देखा हुआ कि भाई मानव तस्करी मतलब कि उनके अंग, किसी का अंग निकाल के कोई अपना अंग बेच दे। ठीक है, तो किसी का मान लो कोई किडनैप करके उसके अंग निकाल के बेच दे, तो इस प्रकार की तस्करी है वो शोषण के विरुद्ध है। ठीक है, तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत आती है, वो अनुच्छेद 23 के तहत आती है। और बाल श्रम पर निषेध है, यानी श्रम पर निषेध है, किसी को फोर्सफुली आप उस पर मजदूरी नहीं करवा सकते, ये भी क्या है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक है, यानी 14 वर्ष से जित कम के उम्र के बच्चे हैं ना, उनको फैक्ट्रियों, कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, होटल वगैरह हो गए, या रोड साइड है, या कहीं भी 14 वर्ष से कम का उम्र का बच्चा है वो काम नहीं कर सकता, या उससे बाल मजदूरी नहीं करवाई जाएगी। ये किसके अकॉर्डिंग आता है, ये अनुच्छेद 24 के तहत आता है। ठीक है, आपको याद हो जाएंगे क्या था, 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता थे, 19 से लेकर 22 तक मैंने क्या बताई, स्वतंत्रता के। 14 से 18 क्या बताई, समानता के। और शोषण के विरुद्ध क्या है, 23 से 24, यानी दो ही हैं ऐसे जो शोषण के विरुद्ध हैं। कौन से 23 और 24। 23 में क्या था, मानव व्यापार या मानव तस्करी का था, श्रम पर निषेध था। और 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम क्या है, निषेध है या रोक है। इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हो, आसानी से याद कर भी पाओगे। यदि थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन करके आपने देखी है क्लास, तो आप कन्फर्म है कि आप कुछ ना कुछ इससे लेके जाओगे। फिर इसी के अंतर्गत क्या बताया, शोषण के विरुद्ध के बाद क्या है, शोषण का कितना था, 23-24। उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है, 25 से 28 तक। कहाँ से है, 25 से 28 तक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, अधिकार है। 25 में क्या है कि भारत में किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। ठीक है, कि भारत में किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। ये किसके अकॉर्डिंग है, अनुच्छेद 25 के तहत क्या कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। आचरण व प्रचार का अधिकार है कि किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो। ठीक है, फिर अनुच्छेद 26 में क्या बताया गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, कि आप कोई भी धार्मिक सम्मेलन करो। जैसे क्या हुआ, धार्मिक सम्मेलन से मतलब है कि जैसे कोई भी अपना कीर्तन वगैरह, जागरण वगैरह करवाते हैं, या धार्मिक मीटिंग करते हैं कोई चर्चा के लिए कि किसी धर्म के प्रति, तो ठीक है, वो इकट्ठा होकर आप कर सकते हो, धार्मिक सम्मेलन कर सकते हो और कार्यक्रम करने का अधिकार है आपको। किसके तहत है, अनुच्छेद 26 के तहत है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट अपना अनुच्छेद 27 आता है। अनुच्छेद 27 में क्या है कि कोई भी जो धार्मिक आय है, कोई भी धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं लगेगा, कर यानी टैक्स नहीं लगेगा। जैसे क्या हुआ, कोई भी धार्मिक इनकम होगी ना, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, या चर्च हो गई, कोई भी धार्मिक स्थान है, वहाँ पर क्या होता है कि कोई भी फंड दिया जाता है, यानी कोई भी धनराशि दी जाती है लोगों के द्वारा या किसी के द्वारा भी। तो उसके ऊपर क्या है, जो मंदिर की जो आय होगी ना, मंदिर लगा लो अब, या किसी भी धार्मिक स्थान की जो भी आय होगी, उस आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगा होगा। क्या होगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगा होगा। ऐसे में कई अपवाद भी हैं, जैसे बड़े बड़े मंदिर हैं, आपने देखा हुआ वहाँ पर ट्रस्ट बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो कुछ ट्रस्ट या कुछ ऐसे वह हैं जिनको सरकार अपने अधीनस्थ कर लेती है, जिसके द्वारा वो ट्रस्ट के माध्यम से उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। ठीक है,
वो क्या है, वो एक सिक्योरिटी के मामले में और उस मामले में खर्च होता है, उनकी फैसिलिटीज़ के बारे में या उस ये संबंध में खर्च होता है वो। ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में क्या है, कोई भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। फिर क्या है, इसमें अनुच्छेद में ये भी है कि कोई भी शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल हो गया, ठीक है, कॉलेज हो गए, या कोई भी अन्य जो शिक्षण संस्थान है उसमें क्या है कि आपको धर्म के बारे में नहीं बताया जाएगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसी हिसाब से कि आपको स्कूल या कॉलेज गए होंगे तो आपने देखा होगा कि किसी भी धर्म के एक धर्म के बारे में नहीं बताया जाता, आपको सभी धर्मों के बारे में बातें बताई जाती हैं। ठीक है। फिर धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। ठीक है। इस टाइप से आप इनको याद रख पाओगे। कौन से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 25 से 28 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या बताया था, 23 से 24 में है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक बताया था, 19 से 22 तक है। और समानता का अधिकार कहाँ बताया था मैंने, 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है। इस टाइप से आप इनको 2-4 बार रिपीट करोगे तो अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएंगे और आसानी से याद कर भी पाओगे आप। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है वो है सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार है। ठीक है। तो अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। इसमें क्या है कि भारत के जो प्रत्येक नागरिक है उसको क्या है कि अल्पसंख्यक अपने हितों के संरक्षण कर सकते हैं, और भारत का जो प्रत्येक नागरिक है उसको भाषा, कला व संस्कृति, लिपि, पहनावा को मानने या प्रचार करने का अधिकार है। ठीक है। अब देखा होगा आपने कि हर व्यक्ति, एक छोटे से छोटा कोई भी समुदाय है उसका व्यक्ति अपने हिसाब से पहनावा पहन सकता है, अपनी भाषा का प्रयोग कर सकता है, अपनी कला, ठीक है, कोई डांस कर रहा है, कोई स्केच आर्टिस्ट है, कोई टीचर है, कोई ड्राइवर है, सबकी अपनी अपनी कला है। कोई कुछ बनाने का शौक़ रखता है, कोई बुक्स लिखने का शौक़ है, तो वो एक कला है। तो सबकी अपनी अपनी कला है और वो क्या है, अनुच्छेद 29 के तहत अपनी क्या है, कला का प्रदर्शन या प्रचार कर सकता है, अपनी संस्कृति का प्रचार कर सकता है, अपनी लिपि का प्रचार कर सकता है। ठीक है। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये अनुच्छेद 29 के तहत आते हैं। ठीक है। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है ये इसमें, अनुच्छेद 29 में। फिर आता है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में क्या है कि शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार है। किसमें, अनुच्छेद 30 में। इसमें क्या है, शैक्षणिक संस्थान, कोई भी अपना शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। खासकर कौन सा, कि अल्पसंख्यकों को क्या है, अधिकार है कि वे धर्म के नाम पर शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण कर सकते हैं। इसमें आगे लिख सकते हो आप कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार है। ये अल्पसंख्यकों के लिए है, अल्पसंख्यक यानी जो मात्रा में कम हो। ठीक है। अब देखा होगा आपने कि क्या है, उनको क्या है, शैक्षणिक अपने धार्मिक धर्म के नाम पर क्या है, अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है। इस टाइप से आप याद रख सकते हो। फिर क्या है, अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इसी के अंतर्गत क्या है, सुप्रीम कोर्ट अपनी रिट जारी करता है। किसके लिए, यानी कौन सी रिट जारी करता है वो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण। ठीक है। इस टाइप से क्या है, सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है। आपको इन रिटों से भी पूछ सकता है कि भाई बंदी प्रत्यक्षीकरण है, कौन सी रिट है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और कितनी जारी करता है, तो आप क्या बताओगे, 5 रिट जारी करता है। और अनुच्छेद किसके तहत जारी करता है, ये सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत ये रिट जारी करता है। ठीक है। तो क्या है, संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार कौन से हैं, 29 और 30 में। कौन से थे, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जिसमें क्या है, वो अपने पहनावे पे, संस्कृति पे, लिपि है, कला है, इसका प्रचार व प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 30 में क्या है, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान धर्म के नाम पर अपना शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है। इस टाइप से आप इनको याद रख पाओगे आसानी से। नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में।
किसके बारे में? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करेंगे। ना राज्य के नीति निर्देशक हैं तत्व होते क्या हैं? जो किसी एक राज्य द्वारा अपने नागरिकों के लिए, ठीक है, नागरिकों को जो सुविधाएं दी जाती हैं वो होते हैं नीति निर्देशक तत्व। यानी लोगों की भलाई के लिए जो कार्य एक स्टेट गवर्नमेंट करती है वो क्या होते हैं? नीति निर्देशक तत्व होते हैं। ठीक है, इनमें क्या है कि ये हैं 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। पर यहाँ पे आपको पूरे नहीं करवा सकता मैं, क्योंकि पूरे करवाने के लिए अलग से क्लास लेनी पड़ेगी इनकी। यहाँ पे मैं सिर्फ महत्वपूर्ण करवा रहा हूँ, जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो अनुच्छेद 40 के तहत क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। किसका है? ग्राम पंचायतों का गठन किसके अनुच्छेद के तहत होता है? वो अनुच्छेद 40 के तहत क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन होता है। किसका होता है? ग्राम पंचायतों का गठन होता है। ठीक है, फिर इसके आगे यदि कंटिन्यू करें तो फिर क्या है? अनुच्छेद 41 में कार्य पाने का अधिकार है। ठीक है, कार्य करने की न्याय संगत व मानवीय दशाएं होनी चाहिए। कार्य करने के लिए न्यूनतम मजदूरी, साप्ताहिक अवकाश, प्रस्तुति अवकाश की सुविधाएं अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आती हैं। इस टाइप से ये सारी सुविधाएं क्या हैं? एक नीति निर्देशक तत्व के तहत आती हैं कि भाई न्यूनतम मजदूरी स्टेट में कितनी होनी चाहिए, साप्ताहिक अवकाश में कितना अवकाश होना चाहिए, गवर्नमेंट पे जो लगे हुए हैं उनका भी एक अवकाश दिया जाता है हर हफ्ते। ठीक है, इस टाइप से ये बताए गए हैं। तो क्या है, हर इम्पोर्टेंट है ना, वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। कौन सा है यहाँ पे? अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। फिर अनुच्छेद 44 में क्या है? सम्मान नागरिक संहिता, यानी जो संपूर्ण राज्य क्षेत्र है ना, यानी जो भी राज्य क्षेत्र है उसमें उसके अंतर्गत नागरिकों के लिए सम्मान नागरिक संहिता लागू करना, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सम्मान नागरिक संहिता लागू करना। यानी सभी नागरिक क्या हैं? सम्मान हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, या किसी भी नस्ल भेद या किसी का भी हो, वो क्या है? सभी समान होंगे और सभी के लिए क्या है? समान नागरिक कानून लागू होगा। ठीक है, ये किसके तहत आता है? अनुच्छेद 44 के तहत आता है। फिर अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में क्या है? बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। किस वर्ष से? 6 वर्ष से लेके जो बच्चे हैं और वहाँ 14 तक क्या है? सभी को शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करना किसका कार्य है? वो राज्य का राज्य सरकार का दायित्व है कि वो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयत्न करेगी। ठीक है, तो ये क्या है? अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता है कि बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करना किसका है? सरकार के, ये अपने राज्य सरकार के हिसाब से आता है, ये अंतर्गत आता है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? सभी नीति निर्देशक तत्व हैं ये, यानी ये राज्य सरकार के हित में आते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट कौन सा? 48, यानी अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में क्या है कि पर्यावरण का संरक्षण है भाई। किसका है? पर्यावरण व वन्य जीवों का संरक्षण है। ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 48A के तहत आता है। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार कि जैसे आप किसी भी वन्य क्षेत्र है या पर्यावरण के ऊपर रोड साइड भी निकलते होगे आप, तो रोड साइड के ऊपर देखा होगा कई बार पेड़ों के ऊपर नंबरिंग लिखी होती है। तो ये किसका है? दायित्व है, ये स्टेट का दायित्व है कि उनकी रक्षा की जाए, उनको बचा के रखा जाए। ठीक है, और वन्य जीवों की, वन्य जीव देखे होगे आपने कई बार कि मोस्टली अपने खेतों में भी देखा होगा हिरण मिलते हैं, तो उन पे क्या है? उनको मार भी नहीं सकते। ठीक, तो वो क्या है? किसके अंतर्गत आते हैं? वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं कि वन्य जीवों की आप हत्या नहीं कर सकते, उनको हानि नहीं पहुंचा सकते, और उनका जो क्षेत्र है उसमें आप कोई भी शिकार या किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं कर सकते। जैसे वन्य जीव क्षेत्र बनाए गए हैं, कई आरक्षित भी हैं, हरियाणा के फेमस हैं सुल्तानपुर। ठीक है, इस टाइप से। फिर अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 में क्या है कि कृषि व पशुपालन का विकास, ठीक है, या संगठन। फिर अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि व पशुपालन का
जो संगठन है या उनका विकास करना किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 48 में। और गौ हत्या पर प्रतिबंध भी किसके अंतर्गत लगाया गया था? वो लगाया गया था, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत लगाया गया था। और जो अनुच्छेद क्या है, मैंने बताया पहले भी, 48A है, ये किसके अंतर्गत जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत ये 48A जोड़ा गया था। कौन सा? पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का। किसके अंतर्गत जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, आप ये याद रख सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं ये इस टाइप के क्वेश्चन कि पर्यावरण का संरक्षण है या वन्य जीवों की सुरक्षा है, वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो आप क्या बताओगे? 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। ठीक, फिर नेक्स्ट आता अपना 51। इसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा या फिर आंतरिक एवं बाहरी शांति को कायम रखना, यानी शांति बनाए रखना। अपने भी जैसे कोई भी क्षेत्र है उसमें कोई भी प्रदर्शन हो रहा हो तो शांतिपूर्ण हो, कोई भी दंगे ना हो, दंगों से बचाव रखना, कोई भी जैसे क्या हो पब्लिक में क्या हो, कोई भी ऐसा हुआ ना हो, उपद्रव ना हो जिससे कि क्या हो, जान मान की हानि हो और कोई भी संपत्ति का नुकसान हो। इस प्रकार की शांति मतलब उपद्रव से बचने के लिए क्या है, ये प्रावधान किया गया था कि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत कि भाई आंतरिक एवं बाहरी शांति को बनाए रखना या अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, ये सभी किसके तहत आते हैं? हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत आते हैं। फिर भाग 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये भाग 51 अनुच्छेद के 51A में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत जो 1976 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या है? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? जो हमारा सबका दायित्व होता है कि शांति बनाए रखना, हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान करना, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका सम्मान करना। ठीक है, ये सभी क्या है? हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। और ये कब जोड़े गए थे? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, फिर जो बाद में क्या है, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, वहाँ पे क्या हुआ था? एक और संविधान संशोधन एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो टोटल कितने हो गए थे? 11 हो गए थे। ठीक है, इस टाइप से आप याद रख सकते हो। कौन से भाग में? भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिख दिए थे। डिटेल्ड कराऊंगा जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ, यदि इस पे अच्छे आपने शेयर किया और अच्छे व्यूज़ आए तो मैं आपको डिटेल में भी करवा दूंगा आपको। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आगे हमारी संघ की कार्यपालिका। ठीक है, यानी हमारा जो संघ है यानी संसद है वो कैसे काम करती है। ठीक है, उसमें कौन से चरण हैं, कौन से लेवल में ये काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक किसमें राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। तो क्या है अनुच्छेद 52 में? क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या लिखा गया है इसमें? कि भारत का एक राष्ट्रपति हुआ और इसे क्या है? भारत का प्रथम नागरिक माना जाएगा। क्या माना जाएगा? भारत का प्रथम नागरिक माना जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है वो क्या है? अनुच्छेद 54 में क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो इसमें को क्या होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा इसका क्या होगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। और जो संसद के निर्वाचित सदस्य है ना वो भाग लेते हैं किसमें? जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है ना किसका? राष्ट्रपति का, उसमें भाग लेते हैं। कौन? जो संसद के लिए जो सदस्य जो निर्वाचित होके जाते हैं, हम जिनको सांसद बनाते हैं और वे आगे जाके किसको बनाते हैं? राष्ट्रपति को बनाते हैं। ठीक है, तो राज्यों के जो विधानसभा से निर्वाचित होकर जो सदस्य जाते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है वो क्या है इसके बारे में कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। अनुच्छेद 56 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया है कि इसका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? वो होगा 5 वर्ष। क्या होगा?
5 वर्ष। और त्यागपत्र किसको दे सकता है राष्ट्रपति अपना, तो वो त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। और यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो वो किसको देगा, वो जो मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको देगा। ठीक है, इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हो। फिर जो नेक्स्ट आता है वो क्या है, अनुच्छेद 60, इस राष्ट्रपति की शपथ। ठीक है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा ना सुप्रीम कोर्ट का, वो इसको क्या है, राष्ट्रपति जी को क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। ठीक, फिर इसमें क्या है नेक्स्ट, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या होता है कि महाभियोग किसी भी संसद की जो सदन है उसके 1/4 सदस्यों के द्वारा साइन करके राष्ट्रपति को नोटिस भेजा जाता है और 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति को क्या होता है, त्यागपत्र उसके अंदर दे सकता है उसमें। ठीक है, फिर यदि 2/3 सदस्य संसद के सदस्यों से महाभियोग पास होने पर पद से हटाया भी जा सकता है। किसको, राष्ट्रपति को। कब, जब 2/3 सदस्य क्या होंगे, एक साइड हो जाएंगे, मतलब उनकी मेजोरिटी हो जाएगी, तो वो क्या है, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 72 में क्या है, राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्रदान की गई है। यानी किसी की सज़ा है उसको माफ़ करने की शक्ति किस में है, राष्ट्रपति में दी गई है। यानी किसी की भी फांसी की सज़ा या मृत्युदंड दिया गया है या कोई भी सज़ा दी गई है तो उसको कौन टलवा सकता है, वो राष्ट्रपति टाल सकते हैं। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 80, सदस्य मनोनीत करने के जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना संसद में, उनको मनोनीत करने का 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो उनको मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 80 के तहत करता है। फिर अनुच्छेद 123 आता है, तो अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन कर सकता है अध्यादेश जारी, राष्ट्रपति जारी कर सकता है। फिर एक है, इसके यदि पूरी डिटेल करवाएं तो अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का क्या है, रिक्त पद क्या है, 6 महीनों के अंदर जो भरा जाना चाहिए। फिर राष्ट्रपति की शक्तियां भी दी गई हैं। सामान्य शक्तियां हैं 10 और आपातकालीन हैं 3। सामान्य में जैसे क्या हो गया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, महान्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है, इस टाइप से आपको दी गई हैं। ये किसके अंतर्गत आती हैं, अनुच्छेद 53 के तहत संघ की सारी शक्तियाँ क्या है, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इस टाइप से ये इनकी शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति है वो किस किस की नियुक्ति कर सकता है, वो राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है, प्रधानमंत्री की कर सकता है, भारत का महान्यायवादी की, महाधिवक्ता की, कै की कर सकता है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कर सकता है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कर सकता है, जो सैन्य बलों के प्रमुख हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपको याद रखने हैं कि भाई किस किस की नियुक्ति कौन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति का जिक्र कहाँ से कहाँ तक किया गया है, तो अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 71 तक उपराष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में क्या है कि अनुच्छेद 63 में क्या बताया गया है कि भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर अनुच्छेद 64 में क्या बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक, यानी उच्च सदन का क्या है, पदेन सभापति होगा। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 64 के तहत बताया गया है कि क्या होगा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। हमेशा याद रखना ये बात कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है। किसके तहत, अनुच्छेद 64 के तहत। फिर आता है अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो क्या होता है, निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, निर्वाचन आयोग द्वारा। कौन सी मतदान प्रणाली का यूज होता है इसमें, तो एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली है वो इसमें यूज की जाती है।
ठीक है। और संसद के सभी सदस्य इसमें क्या है, भाग लेते हैं। कौन लेते हैं, संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक। फिर आता है नेक्स्ट अनुच्छेद 67। इसका कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। कितना होता है, 5 वर्ष का। और जो अपना त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति किसको दे सकता है, ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। किसको दे सकता है, उपराष्ट्रपति को दे सकता है। फिर 67B यानी 67B में क्या है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग। किस पे, राष्ट्रपति पे भी लगता है और उपराष्ट्रपति पर भी। सेम कैसा ही लगेगा, राष्ट्रपति में बताया था कि 1/4 सदस्य क्या करते हैं, साइन करके 14 दिन के अंदर पास करना होता है उसको। ठीक है। फिर यदि 2/3 बहुमत से यदि उसको दिया जाए तो क्या है, वो तुरंत उसको पद अपना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। फिर एक और है इसमें, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के द्वारा साधारण बहुमत से भी हटाया जा सकता है। ठीक है। ये नहीं कि पहले उसको जारी करना पड़ेगा, लेटर जारी करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, कि राष्ट्रपति को राज्यसभा के द्वारा साधारण बहुमत से भी क्या है, हटाया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 69 आता है। ठीक है। इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति को शपथ है। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ का प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 69 में किया गया है। इस टाइप से क्या है, 63 से लेकर 71 तक किसमें उपराष्ट्रपति का प्रावधान दिया गया है। और ये सभी इंपॉर्टेंट इसके अनुच्छेद थे, जो क्या है, उपराष्ट्रपति के संबंध में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। मोस्टली तो यही पूछता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद के तहत, या महाभियोग का पूछ लेगा, या फिर उसकी निर्वाचन का पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा कि भाई किसके अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का पद होता है। तो क्या बताओगे, अनुच्छेद 63 के तहत होता है। फिर जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में क्या है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा। एक क्या होगा, मंत्रिपरिषद होगा। और संघ के मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष है वो भारत का प्रधानमंत्री होगा। वैसे तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो पहला व्यक्ति है, जो शक्तियां हैं वो किसको दी गई हैं, वो राष्ट्रपति को दी गई हैं। परंतु असल मायने में उनका प्रयोग राष्ट्रपति कब कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। यानी चलेगी किसकी, प्रधानमंत्री की। महत्वपूर्ण पद कौन हुआ, प्रधानमंत्री। ठीक है। फिर अनुच्छेद 75 में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है। किससे रिलेट है ये, प्रधानमंत्री से। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद 75 में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। ठीक है। किसके द्वारा की जाती है, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जानने की कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और जो मंत्रिपरिषद होता है ना कि संसद में, कि रक्षा मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, खेल मंत्री कौन है, कानून मंत्री कौन है, इन सभी के जो मंत्रालय होता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है। इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हो। फिर अनुच्छेद 78 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 78 में बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच की जो कड़ी है ना उसका काम करता है। यानी जो मंत्रिपरिषद में जो बैठक होगी वो कौन लेगा, वो लेगा प्रधानमंत्री। और उनकी जो बातें होंगी वो राष्ट्रपति तक जो पहुंचाएगा वो कौन है, प्रधानमंत्री है। ठीक है। इस टाइप से। फिर अनुच्छेद 76 में क्या बताया गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। क्या होगा, महान्यायवादी। और ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्या होता है, प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है। जो भारत सरकार को क्या देता है, कानूनी सलाह देता है। क्या देता है, कानूनी सलाह कौन देता है, भारत का महान्यायवादी। कौन देता है, भारत का महान्यायवादी देता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और इसको शपथ भी कौन दिलाता है, राष्ट्रपति ही इसको शपथ दिलाते हैं। ठीक है। फिर अनुच्छेद 148, इसमें क्या है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये भी कौन है, राष्ट्रपति ही इनको शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है और इनको शपथ दिलाता है। कौन, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इस प्रकार क्या है कि अनुच्छेद 74 में मैंने क्या बताया
कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या है, एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कहाँ पे है, अनुच्छेद 75 में दी गई है। अनुच्छेद 78 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति व मंत्री परिषद के बीच की जो कड़ी का काम कौन करेगा, वो करेगा प्रधानमंत्री करेगा। फिर भारत का जो न्यायवादी है, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ये संवैधानिक पद हैं जो सभी क्या है, इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का न्यायवादी है उसका जो किस अनुच्छेद से संबंधित है, आपको डायरेक्ट पूछ सकता है। तो आप क्या बताओगे, अनुच्छेद 76 से संबंधित है, ठीक है। इस टाइप से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो आज की क्लास में आज हम इतना ही जानेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। हमें बताएं कि हमें आपको किस बारे में और टॉपिक चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। थैंक यू।